अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम अपने रिंग फ्रेम के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेसन में हमने रिंग फ्रेम के ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे और रिंग फ्रेम के डिफरेंट जोन्स देखे थे, जिनमें से हमने क्रील का जोन डिस्कस कर लिया था और ड्राफ्टिंग जोन के मुख्तलिफ फ़ीचर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ड्राफ्टिंग जोन में चूँकि टू पेयर ऑफ रोलर्स होते हैं, टॉप रोलर्स होते हैं और बॉटम रोलर्स होते हैं, तो जो टॉप रोलर्स होते हैं वो चूँकि सिंथेटिक रबर से कवर्ड होते हैं। जो टॉप रोलर्स हैं उनकी जो सरफेस है वो सिंथेटिक रबर से कवर्ड होती है और जो बॉटम रोलर्स हैं वो स्टील के बने होते हैं। तो चूँकि टॉप रोलर्स सिंथेटिक रबर से उनकी कवरिंग हुई होती है तो वो बॉटम रोलर्स की निस्बत सॉफ्टर होते हैं। लेकिन कितने सॉफ्टर होते हैं इसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट है उसको हम डिग्री शोर कहते हैं। तो जो टॉप रोलर्स की सॉफ्टनेस या हार्डनेस है उनको मेजर करने या एक्सप्रेस करने का यूनिट है वो डिग्री शोर है। ये यूनिट जितना कम होगा उतने टॉप रोलर्स ज़्यादा सॉफ्टर होंगे और जितना ये यूनिट ज़्यादा होगा उतनी ही टॉप रोलर्स की हार्डनेस भी ज़्यादा होगी। अब चूँकि टॉप रोलर्स ने बॉटम रोलर्स के अगेंस्ट इनकी सरफेस को प्रेस करना होता है, तो इनकी जो सॉफ्टनेस है अगर 60 डिग्री शोर से कम हो तो ये प्रैक्टिकली यूज़लेस हो जाती है। उसकी रीज़न ये कि इस प्रेसिंग के दौरान इतनी कम सॉफ्टनेस का जो रोलर है वो डीफॉर्म हो जाएगा। तो चूँकि वो डीफॉर्म हो जाता है तो फिर 60 डिग्री शोर से कम सॉफ्टनेस के जो रोलर हैं वो प्रैक्टिकली हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते। तो टॉप रोलर के जो कवर होते हैं वो अगर सॉफ्टर हों तो उसका क्या बेनिफिट होता है। ये अगर सॉफ्टर हों तो जो कांटेक्ट एरिया है बॉटम रोलर के साथ उनका जो कांटेक्ट सरफेस है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर हार्डर होंगे तो ये कांटेक्ट सरफेस कम होगी यहाँ पे, और अगर ये सॉफ्टर होंगे तो चूँकि ये प्रेस कर रहे होंगे बॉटम रोलर्स के अगेंस्ट तो ये थोड़ी सी जो प्रेसिंग सरफेस है इनकी ये थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से इस प्रेसिंग की वजह से जो कांटेक्ट सरफेस है इन रोलर्स की वो ज़्यादा हो जाएगी। इस ज़्यादा कांटेक्ट सरफेस होने का क्या बेनिफिट है। इसका बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे जो फाइबर बंडल इन दोनों रोलर्स की निप में से पास कर रहा होता है, इस ज़्यादा कांटेक्ट सरफेस की वजह से वो फाइबर्स इस निप लाइन में ज़्यादा इनक्लोज हो जाते हैं, तो उनको ज़्यादा प्रॉपर जो गाइडेंस है, ज़्यादा कंट्रोल्ड गाइडेंस जो है वो पैसेज यहाँ से मिलता है। लेकिन जितने ज़्यादा ये टॉप रोलर के कवर सॉफ्टर होंगे उतनी ज़्यादा उनकी वियर भी होगी, यानी कि उनकी जो सरफेस की वियर है वो अगर सॉफ्टर ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा होगी। और दूसरा, अगर वो सॉफ्ट ज़्यादा हैं तो उनके सॉफ्टर होने की वजह से जो लैप फॉर्मेशन की टेंडेंसी है कि फाइबर्स उनके अराउंड लैप बनाएं वो ज़्यादा होती है। अब हमने कहा कि जो टॉप रोलर्स हैं वो सॉफ्टर होते हैं, तो कौन सा ऐसा रीजन ड्राफ्टिंग सिस्टम का होता है जहाँ पे हमें ज़्यादा सॉफ्टर रोलर्स चाहिए। क्योंकि अगर रोलर्स सॉफ्टर हैं तो वो चूँकि ज़्यादा कॉन्टैक्ट सरफेस देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर कंट्रोल देंगे फाइबर्स की मूवमेंट के ऊपर। तो ये बेहतर कंट्रोल हमें तीनों पेयर ऑफ रोलर्स में से किस पेयर ऑफ रोलर्स के ऊपर ज़्यादा चाहिए होता है। ये हमें डिलीवरी रोलर के ऊपर ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि डिलीवरी रोलर या फ्रंट रोलर ड्राफ्टिंग जोन का वो वाला रोलर होता है जो वो जो तीनों रोलर्स में से सबसे ज़्यादा स्पीड के ऊपर रोटेट कर रहा होता है। और चूँकि इस फ्रंट जोन में ड्राफ्टिंग की जो रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से यहाँ पे जो फाइबर्स हैं उनकी नंबर ऑफ़ फाइबर्स एट हैंड में बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर कंट्रोल के लिए हमें जो टॉप रोलर है यहाँ पे वो सॉफ्टर चाहिए बैक टॉप रोलर की निस्बत। तो इस वजह से जो टॉप रोलर्स हैं फ्रंट के ऊपर उनकी जो सॉफ्टनेस है वो 63 से लेके 67 डिग्री शोर तक रखी जाती है, ताकि वो सॉफ्टर रहें और ज़्यादा बेहतर कंट्रोल दें फाइबर की मूवमेंट के ऊपर। और जो बैक रोलर्स हैं उनकी जो हार्डनेस है वो 80 से लेके
85 शोर तक रखी जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो टॉप रोलर्स हों वो फ्रंट रोल के ऊपर सॉफ्टवेयर ही यूज़ किए जाएं। ऐसा पॉसिबल है कि फ्रंट रोलर के ऊपर भी जो टॉप रोलर्स हैं वो हार्डर ही यूज़ किए जाएं। ये रिक्वायरमेंट कब होती है? जब हम कोर्सर यार्न काउंट्स बना रहे हों या हमारे पास मैन मेड फाइबर्स प्रोसेस हो रहे हों। क्योंकि जो कोर्सर यार्न होता है या मैन मेड फाइबर्स होते हैं उनकी वजह से जो वियर है टॉप रोलर की सरफेस की वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि वो ज़्यादा घिसते हैं, और जो उनकी टेंडेंसी ऑफ लैब फॉर्मेशन है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए जो फ्रंट के ऊपर डिलीवरी रोल के ऊपर टॉप रोलर्स हैं वो भी हार्डर यूज़ किए जा सकते हैं। इन दोनों केसेस में जब हम कोर्सर यार्न काउंट बना रहे हों या मैन मेड फाइबर्स को, सिंथेटिक फाइबर्स को प्रोसेस कर रहे हों। अब चूँकि जो टॉप रोलर्स हैं वो सिंथेटिक रबर से बने होते हैं और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम इनकी सरफेस वियर होती है, तो जैसे जैसे इनकी सरफेस ज़्यादा वियर होती जाती है तो चूँकि इनकी सरफेस का ये जो स्मूथनेस है उसका भी इम्पैक्ट यार्न की क्वालिटी पे होता है। अगर टॉप रोलर की सरफेस एक हद से ज़्यादा वियर हो जाएगी, रफर हो जाएगी, तो उसमें स्मूथनेस नहीं रहेगी, तो इससे यार्न की क्वालिटी जो है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और चूँकि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता रफ़ हो जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 3000 से लेके 4500 वर्किंग आवर्स के बाद इनकी सरफेस इतनी रफ़ हो जाती है कि इसको दोबारा स्मूथनेस की ज़रूरत होती है। तो इस रफ़ सरफेस को दोबारा से स्मूथ बनाने के लिए हम इन टॉप रोलर्स की ग्राइंडिंग करते हैं, जो कि 3000 से लेके 4500 वर्किंग आवर्स के बाद होती है। और ग्राइंडिंग का मतलब ये है कि ग्राइंडिंग के ज़रिए से इनकी सरफेस को ग्राइंड करके थोड़ा स्मूथ कर दिया जाए, जो सरफेस के ऊपर रफनेस आ गई है, वियर आ गई है, उसको रिमूव कर दिया जाए। तो ग्राइंडिंग में क्योंकि इनकी जो टॉप लेयर्स होंगी रोलर्स की वो रिमूव हो जाती हैं, तो इससे इनका डायमीटर कम हो जाता है। तो ये जो डायमीटर है ये एक दफ़ा की ग्राइंडिंग में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 0.2 मिलीमीटर तक कम हो जाता है इनका डायमीटर। अब चूँकि हर ग्राइंडिंग में ये डायमीटर कम हो रहा होता है तो एक लिमिट ऐसी भी आती है जिसके बाद इनकी फर्दर ग्राइंडिंग जो है वो पॉसिबल नहीं रहती, बल्कि उस वक्त इनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इनकी जो ग्राइंडिंग है दे आर नॉट ग्राउंड टू अ टोटल थिकनेस ऑफ लेस दैन 3.5 मिलीमीटर के ये अगर इनकी जो थिकनेस है ये 3.5 मिलीमीटर से कम हो जाए तो इनको फर्दर ग्राइंड नहीं किया जाता। अब हमने डिस्कस किया है कि जो टॉप रोलर्स हैं उनको प्रेस किया जाता है अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द बॉटम रोलर्स। तो ये जो प्रेसिंग है टॉप रोलर्स की बॉटम रोलर्स के अगेंस्ट ये किस तरीके से होती है, इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। ये जो प्रेसिंग आर्म है, ये ड्राफ्टिंग सिस्टम का ये प्रेसिंग आर्म है जो टॉप पे ये नज़र आ रहा है, जिसके अंदर ये टॉप रोलर्स इंस्टॉल हैं, इसको प्रेसिंग आर्म कहते हैं। इस प्रेसिंग आर्म में टॉप रोलर्स को बॉटम रोलर्स के अगेंस्ट प्रेस करने के मुख्तलिफ मेकानिज़म हो सकते हैं, जिनमें एक स्प्रिंग लोडिंग है जो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स देते हैं, न्यूमेटिक यानी हवा के ज़रिए से, एयर प्रेशर के ज़रिए से लोडिंग, ये जो फेमस मैन्युफैक्चरर है टेक्सटाइल मशीनरी का रीटर वो हमें देता है। फिर एक मैग्नेटिक लोडिंग है जो कि साको लोवेल कंपनी जो होती थी वो ये आजकल यूज़ नहीं होती। तो आजकल जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो स्प्रिंग लोडिंग या न्यूमेटिक लोडिंग है। इस इमेज में स्प्रिंग लोडिंग दिखाई गई है कि जो टॉप रोलर्स हैं उनको स्प्रिंग के ज़रिए से लोड किया जा सकता है, उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जा सकता है। अब ये प्रेशर हम वेरी भी कर सकते हैं, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसकी मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा करने के लिए ये स्क्रू की सेटिंग दी होती है, और इससे कम या ज़्यादा किस तरीके से होती है, ये डिफरेंट कलर कोडिंग है कि जिस तरीके का अगर इस तरह का कलर है तो प्रेशर का लेवल ये अप्लाई हो रहा है, अगर ये कलर है तो प्रेशर का लेवल ये अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से कलर कोडिंग के ज़रिए से जो स्प्रिंग प्रेशर है उसको हम वेरी कर सकते हैं। इस स्क्रू को घुमाएं तो जिस तरह का कलर सामने आए वो इस कलर कोडिंग को यहाँ से मैच करके उतना प्रेशर हम अप्लाई कर सकते हैं। स्प्रिंग लोडिंग के अगेंस्ट दूसरा जो है रीटर का वो न्यूमेटिक लोडिंग है। न्यूमेटिक लोडिंग में जो कंप्रेस्ड एयर है
वो एक हेक्सागोनल सेक्शन ट्यूब, यानी कि ये एक हेक्सागोनल ट्यूब हमें इस प्रेसिंग आर्म में यहाँ पे ये एक ट्यूब हमें नज़र आ रही है जो कि हेक्सागोनल, जिसकी 6 सरफेसेस हैं। उसमें कंप्रेस्ड एयर होती है। उस कंप्रेस्ड एयर के ज़रिए से ये जो आर्म है ये टॉप रोलर्स को बॉटम रोलर्स के अगेंस्ट प्रेस करता है। तो इसमें अगर प्रेसिंग पावर या लोडिंग फोर्स अगर चेंज करना हो तो इस होज में एयर के प्रेशर को, जो कि वॉल्व के ज़रिए से कम या ज़्यादा किया जा सकता है, उसके ज़रिए से कम या ज़्यादा करके टॉप रोलर्स के ऊपर जो प्रेसिंग फोर्स है उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अब ये जो न्यूमेटिक मीन्स है प्रेसिंग का, इसके कुछ एडवांटेजेस जो हमें स्प्रिंग के मुकाबले में मिलते हैं वो ये कि इसके ज़रिए से अगर हम प्रेसिंग फोर्स अप्लाई करें तो ये एक सिंपल मेकनिज़म है और रैपिडली और क्विकली जो फोर्स है वो अप्लाई होती है। दूसरा इसका ये होता है कि अगर किसी वजह से इंटरप्शन हो जाए प्रोसेस में तो इसकी रैपिड रिडक्शन टू अ मिनिमम वैल्यू, यानी कि जो प्रेसिंग फोर्स है वो उसकी जो है वो रैपिड रिडक्शन हो जाती है मिनिमम वैल्यू पे, टू अवॉइड डिफॉर्मेशन ऑफ दी रोलर्स। चूँकि टॉप रोलर्स की सरफेस सॉफ्ट होती है और प्रेसिंग की वजह से उनमें किसी हद तक जो है वो डिफ्लेक्शन आ रही होती है, तो अगर मशीन की जो वर्किंग है वो इंटरप्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि एक ही पॉइंट के ऊपर जो टॉप रोलर्स हैं वो बॉटम रोलर्स के अगेंस्ट प्रेस्ड रहेंगे और इस प्रेसिंग की वजह से इनकी जो सरफेस है वो डिफॉर्म होने के चांसेस होते हैं। तो जो न्यूमेटिक लोडिंग है वो ये उसका एडवांटेज है कि उसमें जो अगर वर्किंग में इंटरप्शन आ जाए तो टॉप रोलर के ऊपर जो प्रेसिंग फोर्स है उसकी रिडक्शन मिनिमम वैल्यू के ऊपर बड़ी क्विकली हो जाती है ताकि टॉप रोलर की सरफेस को डिफॉर्मेशन से बचाया जा सके। उसके बाद ड्राफ्टिंग सिस्टम का जो एक और फीचर होता है वो ये होता है कि हमने फ्रंट जोन के अंदर जो मुख्तलिफ जोन है इसके, एक बैक जोन है, एक फ्रंट जोन है। तो इसमें मुख्तलिफ जोन के अंदर हमें जो फ्रंट जोन है उसमें फ़ाइबर की प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है। वो गाइडेंस क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि फ्रंट जोन के अंदर हम इतना ड्राफ्ट देते हैं मटेरियल को कि जिससे नंबर ऑफ़ फाइबर्स स्ट्रैंड के अंदर पर क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड ड्राफ्ट देने के बाद इस जोन में जो रोविंग है वो तकरीबन यान बन चुकी होती है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ फाइबर्स बड़े कम होते हैं और नंबर ऑफ़ फाइबर्स कम होने की वजह से उन फाइबर्स में किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं होती। फाइबर्स के अंदर अगर फ्रिक्शन मौजूद हो तो उस फ्रिक्शन की वजह से भी फाइबर्स आपस में इंटैक्ट रहते हैं। लेकिन अगर फ्रिक्शन बिल्कुल मौजूद ना हो तो यहाँ पे चूँकि फ्रिक्शन भी मौजूद नहीं है और नंबर ऑफ़ फाइबर्स भी बहुत कम है, फिर जो फ्रंट डिलीवरी रोलर है उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इन दोनों पेयर ऑफ रोलर्स के दरमियान फाइबर्स को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। फिर इस फाइबर फ्लो के अंदर शॉर्ट फाइबर्स भी मौजूद होते हैं जिनको के एक गाइडेड पैसेज देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि शॉर्ट फाइबर्स जो ऐसे फाइबर्स जो ना बैक रोलर्स की निप की ग्रिप में हो ना फ्रंट रोलर्स की निप की ग्रिप में हो, तो उनको गाइडेड पैसेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये जो गाइडेंस है इस फ्रंट जोन के अंदर ये कितने पॉसिबल तरीक़ों से दी जा सकती है? इसमें एक जो वे है वो ये है कि डमी रोलर यूज़ किया जाए। डमी रोलर एलुमिनियम या वुडन रोलर होता है जिसको एक बॉटम रोलर की सरफेस के अगेंस्ट प्रेस किया जाता है। तो इस तरीके से फाइबर को जो इस जोन में होते हैं उनको एक बीच में सपोर्ट दी जाती है उनके फ्लो के लिए। दूसरी एक जो अप्रोच है वो है सरफेस गाइडेंस की। इस इमेज में जो बी, सी और डी इमेजेस हैं ये सरफेस गाइडेंस की एग्जांपल्स हैं। तो यानी कि सरफेस को इन्हेंस कर दिया जाए। इसमें जो इस अप्रोच में, बी अप्रोच में जो बैक रोलर है टॉप, उसको थोड़ा सा ऑफसेट किया गया है बॉटम रोलर के ऊपर, तो इससे जो सरफेस गाइडेंस है वो थोड़ी इन्हेंस होगी, इंक्रीज़ होगी। और जो सी इमेज है इसमें जो बॉटम रोलर है उसके ऊपर एक एप्रन दिया गया है ताकि जो फाइबर्स है उनको फ्लो के दरमियान नीचे से एक सपोर्ट मिले, एक सपोर्टिंग सरफेस मिले और वो प्रॉपरली फ्रंट रोलर की निप में जा सकें। और जो डी इमेज है इसमें ना सिर्फ ये कि बॉटम के ऊपर एप्रन है बल्कि टॉप के ऊपर भी इसमें एप्रन दिया गया है। तो ये
फिर डबल एप्रन सिस्टम हो गया। तो ये सरफेस गाइडेंस की 3 एग्जांपल्स हैं। और तीसरी एग्जांपल है स्पेशियल गाइडेंस, यानी कि 2D की बजाय, सरफेस गाइडेंस की बजाय 3D में फाइबर्स को गाइड किया जाए। उसके लिए ये डिवाइस है। ये डिवाइस ऑप्टिमम गाइडेंस देती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके साथ वर्किंग जो है वो बड़ी डिफ़िकल्ट है। तो जो मोस्टली सिस्टम फाइबर गाइडेंस के लिए फ्रंट जोन के अंदर यूज़ होता है वो डबल एप्रन सिस्टम यूज़ होता है, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें टॉप मिडल रोलर के ऊपर भी एप्रन हो और बॉटम मिडल रोलर के ऊपर भी एप्रन हो। तो चूँकि डबल एप्रन सिस्टम ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, तो डबल एप्रन सिस्टम के फीचर्स क्या क्या हैं ये हम थोड़े से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो डबल एप्रन सिस्टम जो है वो मिडल रोलर के ऊपर होता है, टॉप मिडल रोलर के ऊपर भी होता है, बॉटम मिडल रोलर के ऊपर भी होता है। तो इन दोनों जो बॉटम रोलर के अगेंस्ट टॉप जो रोलर है, जो टॉप एप्रन है वो बॉटम एप्रन के अगेंस्ट उसकी वो प्रेस भी होता है। तो चूँकि ये प्रेस्ड होता है तो इसलिए यहाँ पे इनकी जो डिलीवरी एंड है यहाँ से प्रॉपर एक पैसेज देना फाइबर स्ट्रैंड को ये ज़रूरी होता है, यानी कि इनकी डिलीवरी एंड में इनकी जो डिलीवरी एंड है उसमें इतनी ओपनिंग ज़रूर होना चाहिए जिसमें से फाइबर का स्ट्रैंड इजीली पास कर सके। तो उस रिक्वायर्ड ओपनिंग को देने के लिए इनमें स्पेसर यूज़ होते हैं, ताकि स्पेसर के यूज़ के साथ कंट्रोल्ड फोर्स के साथ जो गैप है उसमें से फाइबर्स को डिलीवर किया जा सके फ्रंट रोलर्स को। तो ये जो डबल एप्रन सिस्टम है ये दो तरह के हो सकते हैं। एक सिस्टम ये होता है कि जिसमें बॉटम एप्रन लॉन्गर एप्रन होता है, लॉन्गर एप्रन यूज़ होता है, और दूसरा सिस्टम ये होता है जिसमें टॉप रोलर के साथ साथ बॉटम रोलर भी शॉर्ट होता है। टॉप रोलर जो एप्रन है वो हमेशा शॉर्टर यूज़ होता है और बॉटम एप्रन लॉन्गर भी हो सकता है और शॉर्टर भी हो सकता है। अगर ये लॉन्गर है तो लॉन्गर के अपने बेनिफिट्स हैं कि इसको रिप्लेस करना इजी होता है शॉर्टर की निस्बत, तो इससे वर्किंग आसान हो जाती है वर्कर की मशीन के ऊपर। और दूसरा, इस लॉन्गर एप्रन की जो टेंडेंसी है क्लॉगिंग की फाइबर्स की वजह से वो कम होती है, क्लॉग नहीं होता। और दूसरा जो शॉर्टर एप्रन्स हैं उनका एडवांटेज ये है कि जो कि शॉर्टर हैं तो उनका डिज़ाइन सिंपल होता है और वो चीपर होते हैं। चीपर होने के साथ साथ चूँकि इनका मकसद ये होता है कि फ़ाइबर को गाइड करना है टूवर्ड्स द निप ऑफ द फ्रंट रोलर, तो इस मकसद के लिए इनका जो डिलीवरी एंड है एप्रन्स का उसके लिए कोशिश की जाती है कि वो जितना ज़्यादा फ्रंट रोलर्स की निप लाइन के पास तक आ सके, जितना मुमकिन हो वहाँ तक आ सके। तो जो शॉर्टर एप्रन्स होते हैं उनका ये बेनिफिट होता है कि उनका जो डिलीवरी एंड है वो फ्रंट रोलर्स की निप के बिल्कुल करीब तक आ सकता है, तो ये उनका एक और एडवांटेज है। और दूसरा ये, चूँकि ये शॉर्टर एप्रन्स होते हैं इसलिए ड्राफ्टिंग सिस्टम के अंदर, ये ड्राफ्टिंग सिस्टम के नीचे जो वर्कर की या हैंड की एक्सेस है वो ज़्यादा बना लेते हैं, क्योंकि लॉन्गर एप्रन में ये एक्सेस कम होती है और शॉर्टर एप्रन में ये एक्सेस ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद ड्राफ्टिंग सिस्टम के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है रिंग स्प्रिंग फ्रेम का वो है स्पिंडल। स्पिंडल जो है वो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ड्राफ्टिंग सिस्टम के बाद और रिंग ट्रैवलर के कम्बिनेशन के बाद। इसमें से ड्राफ्टिंग सिस्टम हमने अभी डिस्कस किया, जो रिंग और ट्रैवलर का कम्बिनेशन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रिंग और इसके ऊपर रोटेट करने वाला ट्रैवलर, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो स्पिंडल है वो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है रिंग फ्रेम का। इसमें जो ड्राफ्टिंग सिस्टम से हमें यान मिलता है, ड्राफ्टिंग सिस्टम से रिक्वायर्ड ड्राफ्ट मिलने के बाद जो रोविंग है वो यान में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस यान को इस यान गाइड आई में से गुजारने के बाद ये एक बैलून कंट्रोल रिंग है, इन दोनों को अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसमें से गुजारने के बाद जो बैलून कंट्रोल रिंग है इसमें से गुजारने के बाद स्पिंडल के ऊपर वाइंड कर दिया जाता है। स्पिंडल के ऊपर चूँकि बॉबिन इंस्टॉल होती है जिसके ऊपर हमारा पैकेज बिल्डअप होता है, तो उसके ऊपर इसको वाइंड कर दिया जाता है। और जो वाइंडिंग है वो इस वजह से होती है कि जो स्पिंडल भी रोटेट कर रहा होता है और स्पिंडल के साथ साथ जो ये रिंग है इस रिंग के ऊपर ट्रैवलर भी, जिसमें से ट्रैवलर में से यान गुजारा जाता है, वो भी रोटेट कर रहा होता है। तो इन दोनों की रोटेशन की वजह से इनकी रोटेशन में स्पीड डिफरेंस भी होता है, तो उस वजह से जो यान है वो पैकेज के ऊपर वाइंड होता है।
तो जो स्पिंडल की स्पीड है वो अप टू 25,000 RPM रेवोल्यूशन पर मिनट हो सकती है। अब स्पिंडल के स्ट्रक्चर को अगर हम गौर से देखें तो ये जो स्पिंडल का स्ट्रक्चर है इसके दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स हमें नज़र आते हैं। एक पार्ट इसका ये लॉन्गर शाफ्ट है जो कि हमें नज़र आ रही है, स्पिंडल सेंटर शाफ्ट नंबर 4, और दूसरा इसका एक बॉटम पार्ट है जो कि बेयरिंग हाउसिंग है। चूँकि स्पिंडल ने रोटेट करना होता है तो इस रोटेशन को अनेबल करने के लिए इसमें बेयरिंग होते हैं, और वो बेयरिंग की जो हाउसिंग है वो ये निचला पार्ट है इसका। अब अगर शाफ्ट को देखें तो शाफ्ट का जो निचला पार्ट है ये वाला, यहाँ तक शाफ्ट है, और शाफ्ट का ये जो निचला पार्ट है इसको जो शाफ्ट का पार्ट है इसको वार्फ कहते हैं। वार्फ के ऊपर जो है वो स्पिंडल की जो टेप है जो इसको ड्राइव कर रही होती है, क्योंकि वो इसको ड्राइव करती है। तो ये हॉलो एक कैप सी होती है जिसको स्पिंडल के कॉलर के ऊपर हम फिट कर सकते हैं। तो जो वार्व है इसके ऊपर चूँकि ड्राइव बेल्ट ने इसको ड्राइव करना होता है, तो इस वजह से इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस में इसका डायामीटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो वार्व है इसका डायामीटर कम या ज़्यादा होने से स्पिंडल की जो स्पीड है, चूँकि इसके ऊपर बेल्ट होती है और इसको ड्राइव कर रही होती है, तो इसकी जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा होती है। तो अगर इसका स्मॉलर डायामीटर होगा इस वार्व का तो उससे स्पिंडल की जो स्पीड है वो ज़्यादा ले सकते हैं। तो स्पिंडल की स्पीड ज़्यादा होने का मतलब ये है कि सेम जो ड्राइव है, बेल्ट की जो ड्राइव है जो इसको ड्राइव कर रही है, वो सेम ड्राइव के ऊपर अगर इसका डायामीटर कम कर दें तो इसके RPM बढ़ जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी प्रोडक्शन या स्पिंडल की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर इस डायामीटर को हम इतना ज़्यादा भी रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा रिड्यूस कर दें तो उससे फिर जो स्पिंडल की जो ड्राइव है उसमें स्लिप जाना शुरू हो जाती है कि जो बेल्ट ड्राइव दे रही है स्पिंडल को, वो ड्राइव प्रॉपरली शिफ्ट नहीं होती स्पिंडल को, बल्कि बीच में स्लिप होना शुरू हो जाती है। तो जो अप्रोप्रिएट डायामीटर है इसका वो 19 से लेके 22 मिलीमीटर तक हो सकता है। अब स्पिंडल का जो इफ़ेक्ट है वो रिंग स्पिनिंग प्रोसेस के ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्पिंडल जो है वो रोटेट कर रहा होता है तो एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है। तो स्पिंडल का जो इन्फ्लुएंस है वो एनर्जी कंजप्शन पे भी होता है, और इसकी रोटेशन की वजह से जो नॉइस जनरेट होता है मशीन के ऊपर उसके ऊपर भी इसका सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट होता है। फिर ये जो स्पिंडल है ये अगर रिंग के विद रिस्पेक्ट टू रिंग अगर इसमें किसी किस्म की एक्सेंट्रिसिटी आ जाए, यानी कि रिंग जो होता है उसके दरमियान में मिडल में स्पिंडल होता है, अगर ये मिडल की बजाय इसमें किसी किस्म की एक्सेंट्रिसिटी आ जाए, किसी एक साइड को हो जाए, तो उससे जो है वो एंड्स डाउन रेट इंक्रीज़ कर जाता है, यानी कि जान ब्रेकेज ज़्यादा हो जाती है। तो इसको सेंटर में करने के लिए जो मशीनों के रिंग फ्रेम के ओल्डर वर्जन्स थे उसमें स्पिंडल को एडजस्ट किया जाता था रिंग फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू रिंग, लेकिन जो न्यूअर वर्जन्स हैं उसमें स्पिंडल की बजाय, क्योंकि स्पिंडल को एडजस्ट करना रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है, तो जो न्यूअर मशीन के वर्जन्स हैं, मॉडल्स हैं, उनमें रिंग को रिंग रेल के ऊपर ईजीली एडजस्ट किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू स्पिंडल, ताकि ये दोनों आपस में सेंटर्ड हो जाएं। तो अगर स्पिंडल जो है इसकी जो वर्किंग है, फंक्शनिंग है, वो स्मूथ नहीं होगी तो इससे यार्न की क्वालिटी के जो तकरीबन तमाम पैरामीटर्स हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे। स्पिंडल के बाद हमारे पास स्पिंडल की ड्राइव आती है कि स्पिंडल को किस तरीके से ड्राइव मिलती है। इस ड्राइव को स्पिंडल को ड्राइव देने के भी 2-3 तरीके हैं। एक टेप ड्राइव का मैकेनिज़्म है, डायरेक्ट ड्राइव है, टेंजेंशियल बेल्ट ड्राइव है। टेप ड्राइव में फिर आगे 2 किस्में हैं कि इंडिविजुअल स्पिंडल को, क्योंकि स्पिंडल रिंग फ्रेम के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पिंडल्स होते हैं, तो एक ये है कि इंडिविजुअल स्पिंडल ड्राइव हो, दूसरा ये है कि ग्रुप ड्राइव। ग्रुप मीन्स कि चंद स्पिंडल्स को और नंबर ऑफ स्पिंडल्स को ग्रुप कर दिया जाए, फिर एक बेल्ट उनको ड्राइव दे। और डायरेक्ट ड्राइव में मैकेनिकल ड्राइव है, मोटराइज्ड ड्राइव है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते। जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले मेथड हैं वो टेप ड्राइव में ग्रुप ड्राइव है, जिसमें हम एक 4 स्पिंडल्स का ग्रुप बनाते हैं, और दूसरा टेंजेंशियल बेल्ट ड्राइव है।
चूँकि ये दो मेथड ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो इनके थोड़े से फीचर्स हम देख लेते हैं। 4 स्पिंडल ड्राइव में एक टेप होती है जो कि ग्रुप ऑफ 4 स्पिंडल्स को ड्राइव देती है। 2 स्पिंडल मशीन की एक साइड पे होते हैं, 2 स्पिंडल मशीन की दूसरी साइड पे होते हैं, जो कि डबल साइडेड मशीन होती है। तो बीच में जो बेल्ट होता है उसका, उस बेल्ट को ये पुली जो है वो ड्राइव दे रही होती है, क्योंकि इस पुली ये पुली रोटेट करती है। ये जो है ये टेंशन रोलर्स होते हैं जो कि इस बेल्ट को अप्रोप्रिएट टेंशन प्रोवाइड किए रखते हैं, और ये जो पुली है ड्राइव पुली, ये इस बेल्ट को ड्राइव देती है, और बेल्ट की वजह से फिर इन 4 स्पिनर्स को मशीन की दोनों साइड पे ड्राइव देती है। तो इस तरह की जो ड्राइव होती है जिसमें 4 स्पिंडल ड्राइव, इसके एडवांटेजेस हमें ये मिलते हैं कि इससे हमने कहा कि मशीन की जो रिंग फ्रेम है स्पिंडल की हाई स्पीड रोटेशन की वजह से नॉइस क्रिएट होता है, तो इस तरह के ड्राइव में जो नॉइस का लेवल है वो कम होता है। दूसरा, जो एनर्जी की कंजम्पशन है वो भी इस तरह के ड्राइव में कम होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्राइव है वो है टेंजेंशियल ड्राइव। टेंजेंशियल ड्राइव से मुराद ये है कि स्पिंडल को टेंजेंशियली, यानी कि ये स्पिंडल अगर है तो इस स्पिंडल के टेंजेंशियली एक बेल्ट जो है वो रन कर रही है, और इस रनिंग में वो बेल्ट घूमते हुए इन स्पिंडल्स को भी ड्राइव दे रही है। अब इस बेल्ट को प्रॉपर टेंशन देने के लिए ये प्रेसिंग रोलर्स होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि जो बेल्ट रन कर रही है तमाम स्पिंडल्स के पीछे, ये बेल्ट इन स्पिंडल्स के अगेंस्ट प्रॉपरली प्रेस्ड रहे। तो इस तरह की जो टेंजेंशियल ड्राइव होती है, यानी कि ये मशीन है, ये दोनों साइड पे, ये एक साइड पे स्पिंडल है, ये दूसरी साइड पे स्पिंडल है, और इन सारे स्पिंडल्स को ये बेल्ट ड्राइव दे रही है। इसकी भी आगे किस्में हैं। एक ये कि सिंगल बेल्ट दोनों साइड पे जो स्पिंडल्स हैं उनको ड्राइव दे। इसमें ये जो बेल्ट है ये एंडलेस बेल्ट होती है और दोनों साइड पे स्पिंडल्स को ड्राइव दे रही होती है। एक वेरिएशन ये है कि डबल बेल्ट हो, एक साइड के ऊपर एक बेल्ट ड्राइव दे और एक साइड के ऊपर एक बेल्ट इसको ड्राइव दे। ये सिंगल बेल्ट है, ये यहाँ पे डबल बेल्ट है। तो दोनों जो है मेथड इस्तेमाल होते हैं। और तीसरा इसमें यह है कि ग्रुप ड्राइव हो, कि स्पिंडल्स का एक ग्रुप बना दिया जाए और उन ग्रुप्स में फिर उसको ड्राइव दी जाए। लेकिन जब ग्रुप ड्राइव दी जाती है तो चूँकि तमाम के तमाम एक स्पिंडल रिंग फ्रेम के ऊपर जो स्पिंडल्स हैं उनको एक ही स्पीड के ऊपर घूमना चाहिए, तो तमाम के तमाम ग्रुप्स की जो स्पीड सिंक्रोनाइजेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो इस तरह की जो स्पीड है इस ड्राइव की निस्बत बेनिफिट ये है कि चूँकि इसमें 4 स्पिंडल का एक ग्रुप बना के उसको पुली के ज़रिए से ड्राइव दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हर 4 स्पिंडल का जो ग्रुप है उसमें तमाम मशीन के नीचे इस तरह की पुलिस मौजूद है। तो इसमें चूँकि एक ही बेल्ट है तो इसका मतलब ये है कि वो जो तमाम पुलिस मशीन के अंडर यहाँ पे हमें नज़र आती हैं वो यहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मशीन की जो फ्रेम है उसके अंदर ये स्पेस खाली हो जाती है। ये इसका जो मशीन के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर एक्सेस जो है उसको ईजी बना देती है। तो ये तो था हमारा रिंग स्पिनिंग की ड्राइव के हवाले से डिस्कशन। नेक्स्ट जो डिस्कशन है जिसमें हम नेक्स्ट जो यान गाइड है उसको डिस्कस करेंगे, और बैलून कंट्रोल रिंग को डिस्कस करेंगे, सेपरेटर को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।